मैं डॉक्टर आफाक अहमद ख़ान साहब को स्टेज पर बुलाने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि उनका छोटा सा तारुफ आपके सामने रख दूँ। डॉक्टर आफाक अहमद ख़ान साहब का ताल्लुक़ इसी शहर अकोला से हैं और मोहतरम ने अपनी इब्तिदाई तालीम उर्दू मीडियम कॉलेज से हासिल की हैं। फिर मोहतरम ने अपना जो बीएससी है, जो अपना ग्रेजुएशन है, वो अमरावती यूनिवर्सिटी से हासिल किया है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर ने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है अपना एमएससी इंदौर से हासिल किया, इंदौर यूनिवर्सिटी से हासिल किया। और उस वक्त जो मोहतरम का जो टॉपिक था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह शेख हमारे जो ब्रदर हैं, ब्रदर आफाक, इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक बेंगलोर से पीएचडी किया। उस वक्त हमारे ब्रदर का जो टॉपिक था वो बायोटेक्नोलॉजी था और इनका जो एरिया ऑफ रिसर्च था वो कैंसर बायोलॉजी था। इन्होंने अपना पीएचडी थीसिस वर्क इसोफेजियल कैंसर यानी सांस की नली में होने वाला जो कैंसर होता है, इसकी इब्तिदाई शनाख्त कैसे की जाए, इसकी तशखीस कैसे की जाए, इस पर मुश्तमिल था। ब्रदर ने अपना पीएचडी मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद 2018 में ब्रदर ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में अपना कैंसर रिलेटेड रिसर्च वर्क को जारी रखा और फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर सुल्तान काबूस कैंसर रिसर्च सेंटर ओमान में सीनियर साइंटिस्ट की पोजीशन पर फायज हैं। आपने इंटरनेशनल जर्नल में 25 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपना वर्क प्रेजेंट किया है। तो ये ब्रदर डॉक्टर आफाक अहमद ख़ान साहब का छोटा सा तारुफ था। मैं ब्रदर को आवाज़ देता हूँ कि वो अपने टॉपिक के तहत आपके सामने बातें रखें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोगों ने शेख मोहतरम की ज़बानी इल्म की अहमियत के ताल्लुक़ से कुछ बातें समाअत फरमाई हैं और ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी कि इस्लाम में इल्म का क्या मकाम और क्या अहमियत है। यहाँ पे ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इस्लाम ने जहाँ दीनी तालीम को अहमियत दी है, वहीं पर दुनियावी तालीम अगर शरीयत के दायरे में रहते हुए हासिल की जाए तो उस पर कदगन नहीं लगाई है। आपके ऊपर ये नहीं कहा है कि आप दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर सकते। और हम और आप जानते हैं कि तालीम ही एक ऐसा उन्सुर है जिसकी वजह से कौमें और मुल्क तरक्की करता है। एक कौम और एक मुल्क के तरक्की याफ्ता होने की पहचान ये है कि उसके जो अफराद होते हैं वो तालीम याफ्ता होते हैं। और ये बात हम तारीख़ से अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुसलमानों की तारीख़ देखिए, हमारा वो अहद ज़र्री देखिए, जब तालीम उरूज पर थी, जब मुसलमान दुनियावी तालीम और दीनी तालीम को हासिल करने के लिए पेश थे, तो हमने इस दुनिया पर राज किया और हमने इस दुनिया को ऐसी ऐसी चीज़ें दी कि जिनकी तारीफ़ आज तक की जाती है। हमारे आबा व अजदाद ने हर मैदान में, चाहे वो तिब का मैदान हो, चाहे वो फल्कियात का मैदान हो, रियाजी का मैदान हो, हर मैदान में यूरोप को, अमेरिका को ऐसी ऐसी किताबें दी है जो आज तक उस यूनिवर्सिटी की तालीम का हिस्सा है और आज तक हम वो उनकी तालीम को मानते हैं, मतलब उनका दर्स और तदरीस देते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने हमारे आबा व अजदाद की जो मीरास थी उसे गवा दिया। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, गवा दी हमने आबा से जो मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। जब हमने इल्म की इस मीरास को गंवा दिया तो क्या हुआ? हम उरूज से पस्ती की तरफ गामजन हो गए और हम पस्तियों के दलदल में दसते चले गए। तो ज़रूरत इस बात की है कि आज हम
दीनी तालीम को हासिल करे, कुरान हदीस की तालीम को हासिल करे और उसके साथ साथ ही इस दुनियावी तालीम के मैदान में भी आगे बढ़े, क्योंकि दुनियावी तालीम से हम अपने आप को तरक्की की राह पर गामजन कर पाएंगे। तो इसी की मुनासिबत से आज जो ये सेमिनार रखा गया है, लोगों के अंदर तालीम को खुसूसी तौर से असली तालीम का शऊर जगाने के लिए एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि असल में हमारा असल मसला ये है कि मुसलमान तालीम से इसलिए पीछे है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों के अंदर नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, उन्हें कोई बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं है, उन्हें पता नहीं है असल में कि करना क्या है हमें और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसी की मुनासिबत से इंशाल्लाह आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम बाहरी ममालिक, हिंदुस्तान के अलावा बाहरी ममालिक में तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसका क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप हमें मिल सकती है। उसके अलावा अगर किसी भाई को जॉब सर्च करना है तो उसे किस तरह की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके अलावा वीज़ा का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिसे हम वक्त से पहले हमें तैयार करना होता है। तो इंशाल्लाह हम लोग उसको देखेंगे। इस सेशन के बाद में आपके जहन में अगर कुछ सवालात हो तो वो आप सवालात अपने पेश कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग अपने प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, हमने जैसा कि सुना है कि तालीम अगर नहीं हो किसी कौम में तो वो पस्ती की तरफ गामजन होती है। ये आप इस चार्ट की मदद से देख सकते हैं। ये चार्ट इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसके डेटाबेस से लिया गया है। देखिए आप, इस हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ कौमें रहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इसके अंदर परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पीपल यानी जो पसमानदा तबका है वो सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। मुसलमान तबका सबसे ज़्यादा पसमानदा है। करीबन 43% लोग हमारे नाख़्वानदा है, पढ़े लिखे नहीं हैं। उसके अलावा मुसलमानों के अंदर खुसूसी तौर से ख़वातीन, जो राइट साइड का चार्ट दिख रहा है उसके अंदर खुसूसी तौर से ख़वातीन तालीम से बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा इलिटरेट है। और नीचे वाला जो आपको राउंड चार्ट दिख रहा है उसके अंदर ये बताया गया है कि कितने लोग प्राइमरी तालीम हासिल करते हैं, कितने लोग सेकेंडरी तालीम हासिल करते हैं और कितने लोग ग्रेजुएशन के बाद की तालीम हासिल करते हैं। तो देखिए आप, सबसे छोटा जो आपको दिख रहा है उसके अंदर दायरे के अंदर वो 0.2% है। और वो लोग हैं हमारी कौम के अंदर से, मुसलमान कौम के अंदर से जो ग्रेजुएशन की तालीम हासिल कर सकते हैं। मतलब 100 लोगों में से 0.2 लोग ही ग्रेजुएशन के बाद की तालीम हासिल करते हैं मुसलमानों में। ये हमारे लिए बड़ा अलमिया की बात है, बड़ी शर्म की बात है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कौम के अंदर तालीम का रुझान पैदा करें और उन्हें बताएं कि तालीम के क्या फ़वाइद हैं। जब हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर हम जॉब के अंदर जो वर्क फोर्स होती है हमें जॉब भी नहीं मिलेगा। ये चार्ट उसी की नुमाइंदगी करता है कि हिंदुस्तान के शहरों में और देहातों में कितने लोग हैं जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट, कितना वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मुसलमानों का कितना है, मतलब कितने लोग हैं जो काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं। तो देखिए आपने पिछले चार्ट में देखा सबसे ज़्यादा मुसलमान नाख़्वानदा है और इस चार्ट में देखिए सबसे नीचे मुसलमान लोग हैं जो सबसे कम जॉब पर है, सबसे कम नौकरियां उनके पास में, सबसे कम वर्क फोर्स में वो काम करते हैं। तो ये तालीम की कमी का नतीजा है कि हम लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है। तो आज के हम इस प्रेजेंटेशन में जिन खुसूसी मज़ामीन का इयादा करेंगे और देखेंगे डिटेल में, सबसे पहले तो इंडिया के बाहर यानी अब्रॉड में हायर एजुकेशन और स्कॉलरशिप की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि बहुत सारे तलबा की ख्वाहिश होती है कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जाए। वो इसलिए क्योंकि मुल्क से बाहर जो आला तालीम हासिल की जाती है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है।
क्योंकि मुल्क से बाहर बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो मुल्क से बाहर है और टॉप रैंकिंग में, वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में उनका शुमार होता है। तो अगर इंसान अगर वहाँ से आला तालीम हासिल करता है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको जॉब मिलेगा, उसको अपने पसंद का जॉब मिलेगा। तो इंशाल्लाह पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास में, और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ स्कॉलरशिप की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप हमें मिल सकती है। दूसरा मसला हमारे पास में ये है कि बहुत सारे तलबा जैसे तैसे पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन अब उन्हें जॉब नहीं मिलता है, वो जॉब से महरूम रहते हैं। तो उसकी क्या वजूहात है और वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो उनसे ओझल है, वो जो ढूंढ सकते हैं लेकिन ढूंढ नहीं पाते क्योंकि उनके पास में स्किल्स नहीं होती है, ढूंढने की जो सलाहियतें हैं वो नहीं होती है। तो इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जॉब ट्रेंड्स हैं मार्केट के अंदर, कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिसकी ज़्यादा डिमांड है और मुसलमानों को चाहिए कि उसके अंदर एंट्री ले तो उन्हें जॉब आसानी से मिलेगा। प्लस अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, तो किस तरीके से आप जॉब को सर्च करेंगे, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, तो इंशाल्लाह हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तीसरी जो डोमेन है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप ऑफ वीज़ा एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और जब उनके पास में अचानक कोई जॉब ऑफ़र आता है तो उन्हें बहुत परेशानी होती है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है, तकरीबन 3-4 महीने लग जाते हैं इन्हें तैयार होने में। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके पास जॉब ऑफ़र आ गया अच्छा खासा, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे तो वो जॉब ऑफ़र कैंसिल हो गया क्योंकि कंपनी नहीं चाहेंगी कि 4 महीने 5 महीने से इंतज़ार करे आपके लिए। उनके पास में तो सैकड़ों हज़ारों कैंडिडेट्स बैठे हैं जो उस जॉब को लेने के लिए तैयार हैं। तो हमें चाहिए कि हम वो डॉक्यूमेंट्स को अभी तैयार करके रखें अगर आपका इरादा बाहर जाने का है तो, ताकि वक्त पर आप आसानी के साथ में जा सके बाहर। तो आइए हम पहले अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हायर एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज इन अब्रॉड। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम बाहर क्यों जाना चाहते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात है और क्यों जाना चाहिए हमें, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि हमारे अंदर जो नई नई स्किल्स है वो जल्दी डेवलप होती हैं। बाहर हमें एक नया माहौल मिलता है और अपने अंदर की जो सलाहियतें हैं उन्हें परवान चढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आदमी अपने घर पे रहते हुए, अपने मुल्क में, अपने महल्ले में रहते हुए उतनी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करता है जब वो बाहर रहता है। उसे पता होता है कि मैं यहाँ पे किसी मकसद के लिए आया हूँ और मेरा मकसद पढ़ाई करना है, तो वो अपनी पढ़ाई पर फोकस रहता है और उसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी सलाहियतें डेवलप होना खुद ब खुद शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे नया कल्चर सीखने को मिलता है, दूसरे कल्चर को आसानी से सीखता है, समझता है और उस कल्चर की जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेता है और बुरी चीज़ों से बचने की ज़रूरत करता है। दूसरी बात, अपने आप के बारे में वो सीखता है। और तीसरी बात यह है कि उसकी जो डिग्री है बाहर से हासिल हुई उसकी अहमियत बढ़ जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो बाहर की यूनिवर्सिटी है उनकी रैंकिंग ज़्यादा है, उनकी रैंक ज़्यादा है, उनकी एजुकेशन क्वालिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से उन डिग्री की अहमियत बढ़ जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो बाहर जा कर के स्टडी करें। उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया हूँ इससे पहले भी, कि हमारी जो स्किल्स है, इंटरपर्सनल स्किल जिसे कहते हैं, वो बहुत जल्दी परवान चढ़ती है। अगर हम दूसरे माहौल में जाएंगे तो वो बहुत जल्दी परवान चढ़ेगी। उसके अलावा आपको नए नए लोगों से मुलाकात होंगी, नए नए जो दूसरे लोग हैं जो दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे मुलाकात होगी। तो जब आप डाइवर्सिटी में रहोगे तो आपकी सलाहियतों के अंदर बहुत ज़्यादा निखार आएगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम बाहर तालीम हासिल करें और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्योंकि मुसलमानों के अंदर रुझान है कि ज़्यादातर लोग गल्फ़ की तरफ जाते हैं। गल्फ़ में क्योंकि इस्लामी माहौल होता है और पीसफुल माहौल होता है और बहुत ज़्यादा करीब भी है इंडिया से, इस वजह से बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे वालिदैन नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे बाहर ही रहे लेकिन करीब रहे। तो वो चाहते हैं कि कहीं गल्फ़ ही में उन्हें भेजा जा सके।
तो आइए देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो टॉप लेवल पर है, यानी दुनिया में भी उनका नाम है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी सऊदी में, कतर में, ओमान और दुबई में ऐसी है कि जिनका टॉप 200, टॉप 300 वर्ल्ड रैंकिंग में उनका नंबर आता है, यानी वो कंपटीशन में है। और इन यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो यूएस, कनाडा और यूके का सिलेबस फॉलो करती है, मतलब कि उनका करिकुलम फॉलो करते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो गोया कि आप वहाँ से ग्रेजुएट हुए, यूके की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, यूएस की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए। प्लस इन यूनिवर्सिटीज़ का जो बाहर की यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ है, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ है, उनसे इन लोगों का कोलैबोरेशन होता है और आप वहाँ से वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। जैसा कि 4th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट होता है करने के लिए, तो यूरोपियन यूनिवर्सिटी इनसे कोलैबोरेट करती है, यूनिवर्सिटी से, सऊदी यूनिवर्सिटी से, कतर यूनिवर्सिटी से। तो बच्चा वहाँ पे जाकर के सीखता है, फिर अपना जो 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट वर्क है वो बाहर जाकर के सीखता है। तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने को मिलते हैं और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर। तो इसलिए बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जाए। कि देखिए, अब सऊदी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी है, किंग फैसल यूनिवर्सिटी है, किंग फहद यूनिवर्सिटी है, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड में इसका बहुत से टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार होता है और इसका जो करिकुलम है वो एक इंतहाई बेहतरीन है और इनके पास में फंडिंग बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको फ़ंड के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। प्लस बहुत सारी जो जदीद टेक्नोलॉजी के जो भी मशीनें हैं, आलात हैं जो एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होते हैं, ये इनके पास में अवेलेबल हैं। इसके अलावा यूएई और कतर में, खुसूसी तौर से कतर में बायोमेडिकल साइंस का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। अगर आपको बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर कोई अच्छा सा नाम कमाना है तो कतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के या वेल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज कतर में आप एडमिशन लेकर के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और इन यूनिवर्सिटी की ख़ास बात यह है कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप अच्छी देते हैं, मतलब उसकी मिकदार भी अच्छी होती है और आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं और खाने का, रहने का खर्चा सब देते हैं। तो इससे क्या होता है, आदमी का जो बच्चा होता है वो कमाने लायक भी हो जाता है, मतलब कुछ अपना पैसा घर पे भेजने के लायक भी रहता है। तो स्कॉलरशिप बहुत सारी ये यूनिवर्सिटी फ्राहम करती है। अब जब आप इन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इस यूनिवर्सिटी का पता चलेगा कि एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं। यूजुअली फॉल और विंटर में 2 सेमेस्टर में एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। वो वहाँ पे जाके आपको पहले से चेक करना है कि इसका एडमिशन प्रोसीजर कब स्टार्ट हो रहा है। और हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रेडी रखना है एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे रुकावट आती है हायर एजुकेशन के लिए वो है माशी हालत हमारी। अगर स्टूडेंट को आप बाहर भेजते हैं, कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि पैसा कितना खर्च होगा, रहने का कितना खर्च होगा, एजुकेशन की फ़ीस कितनी है। तो यूजुअली जो है तो 1000 से 9000 डॉलर के आसपास होती है अगर आप कनाडा में, यूएस में कर रहे हो। प्लस अगर आपको स्टूडेंट एड मिल जाए, जैसा कि बहुत सारी हुकूमतें होती है जो सपोर्ट करती है स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देती है और वो यूनिवर्सिटीज़ लोग फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे ट्यूशन फ़ीस माफ़ हो जाती है। और प्लस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए से स्टूडेंट रहने खाने का अपना खर्च निकाल लेता है। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो वर्क वीज़ा भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, जैसा कि कनाडा है। वहाँ पे अगर आप पोस्ट सेकेंडरी ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे तो आपको वर्क परमिट भी मिलेगा। वर्क परमिट मिलने के बाद में आप वहाँ पे कहीं पर भी जॉब कर सकते हो 20 घंटे के लिए हफ्ते में 20 घंटे आप जॉब कर सकते हो। तो गोया कि स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ जॉब का भी मौका मिलता है और वो अपना जॉब भी कंटिन्यू कर सकता है, पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जॉब करने की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है क्योंकि वो असल पढ़ाई के लिए आया है।
अगर उसके ज़्यादा करेगा तो इलीगल हो जाएगा। यूजुअली 20 घंटे पर वीक होता है, मतलब दिन में 4 घंटे के आसपास में वो जॉब भी कर सकता है। अब आइए देखते हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी से कनाडा के अंदर, क्योंकि मैं कनाडा में 3 साल रह कर के आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के तलबा उस साइड भी तवज्जो दे, क्योंकि कनाडा के अंदर जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत बेहतर है। देखिए आप इस यूनिवर्सिटी में देख लिए, वर्ल्ड रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो 25 नंबर पे, अभी तो 17 नंबर पे है, ये ओल्ड डेटा है, मतलब 17 नंबर की यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ मैकगिल है जो 31 नंबर पे आती है वर्ल्ड रैंकिंग में। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है जो 45 नंबर पर है। अभी तो इनका नंबर और कम हो गया है, मतलब ये टॉप में आई है। और ये यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो राइट साइड में जो क्लियर नहीं दिख रहा है चार्ट, इंशाल्लाह आपको इसका PDF भी दिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी है जो अपने अंदर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाती है। इसके अंदर वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट की फ़ीस माफ़ करने के साथ साथ स्टूडेंट को सपोर्ट भी देते हैं। फॉर एग्जांपल $1500 या $2000 मंथली देते हैं। उससे क्या होता है, स्टूडेंट का जो रहने का और खाने का खर्च, मेन वहाँ पे खर्च रहने का ही है, एकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा खर्च है। मिनिमम अगर स्टूडेंट रहे तो $500 के आसपास उसको खर्च होता है मंथली। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं, प्लस आपके जो पुराने रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे आपको मेरिट की बेसिस पे भी स्कॉलरशिप फराहम करती है ये यूनिवर्सिटीज़। और जब स्कॉलरशिप आप हासिल करते हो तो ये स्कॉलरशिप आपको कोर्स के ख़त्म होने तक के रहती है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में मिली तो आपको बाद में खुद से पे करना पड़ेगा, नहीं, बल्कि कोर्स के ख़त्म होने तक की स्कॉलरशिप रहती है। और इससे आपको सेविंग भी हो जाती है और आपका जो पढ़ाई का अखराजात है वो भी आसानी से निकलते हैं।